नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आपसे पहले ही वादा कर चुका हूं कि प्रतिदिन मैं कोशिश करूंगा 2 या 4 वीडियो अपलोड करने का, जो मोस्टली हमारे आसपास में होने वाली घटनाओं से संबंधित होगा और ये आपके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह वीडियो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा, खास करके स्पेशली यूपीएससी और अदर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है। सामान्य ज्ञान की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वीडियो जो है और भी महत्वपूर्ण होता जाता है। मेरा मानना है कि आप इस वीडियो को सुने, 2-3 बार सुने, अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहली खबर, जी हाँ, ये पॉलिटी से है। पॉलिटी से पहला प्रश्न आपको हम बताते हैं। जनहित याचिका PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसके बारे में आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जानते होंगे, फिर भी मैं आपके संबंध से प्रश्न पूछता हूं कि जनहित याचिका में व्यक्तिगत अधिकारों के हनन से संबंध के निर्णय या अधिनिर्णय निर्धारण का कोई भी प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। यह बात सही है या गलत है? PIL में अगर किसी व्यक्तिगत मामला हो तो क्या उसको सुनवाई करने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। दूसरा, यह समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि जैसे मौलिक अधिकारों को विस्तार करने के लिए बहुत मदद करता है। इसको इन्फोर्स कराने के लिए PIL बहुत ही बेहतरीन, एक तरह से कहे तो टूल्स है। दोनों पर विचार कर लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद आपको लगता है क्या? जी हाँ, मैंने दोनों जो भी व्यक्त किया है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, पब्लिक इट्स नॉट फॉर इंडिविजुअल, इट्स नॉट फॉर व्यक्तिगत, इट्स फॉर पब्लिक। सार्वजनिक कोई मुद्दा हो, कोई पर्यावरण समस्या हो, किसी कारणवश समाज के बहुत से लोगों इससे प्रभावित हो रहे हों और उसको त्वरित निर्णय करवाना हो, उस पर जांच बैठानी हो, तो इसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसा कंसेप्ट लाया गया। जैसा कि आपको पता होगा, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कंसेप्ट जो है वास्तव में त्वरित, निष्पक्ष, तेजी से जांच हो, न्याय की पहुंच हो, गरीब व्यक्ति जिसको न्याय नहीं मिल पाता है, जो अपने न्याय के लिए दर दर भटकते रहते हैं और तारीख पे तारीख जो प्रणाली है वो चलती रहती है, इस प्रणाली को तोड़ने का एक नया तरीका, एक नया इन्वेंशन है, हमारे देश का कंसेप्ट है। और ये निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि न्यायिक व्यवस्था में एक बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए, न्याय को सुलभ कराने के लिए लाया गया था। लेकिन इसका इस्तेमाल आजकल अक्सर बड़े बड़े बिजनेस लॉबी, अलग अलग प्रकार के लॉबियों द्वारा होता है, जो निश्चित रूप से हमारे न्यायिक व्यवस्था को कमजोर कर रहा है। तो फिर से सुन लीजिए एक बार। PIL को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दूसरे व्यक्ति के अधिकार को लागू करवाने के उद्देश्य से न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं, उसे आप न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकते, जैसा कि साधारण मुकदमेबाजी में होता है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक हित को बढ़ावा देना, उसे लागू करवाना। PIL में पारंपरिक विवाद समाधान तंत्र के विपरीत व्यक्तिगत अधिकारों के हनन से संबंध में कोई भी निर्णय का यहाँ पर जांच पड़ताल नहीं होने वाला है। यह समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि जैसे मौलिक अधिकारों को विस्तार करने में मदद भी करती है। तो ये PIL का कंसेप्ट आप समझ गए। देखिए, PIL बहुत ही एक ब्रॉड कंसेप्ट है, इसके बारे में डिटेल से जिक्र नहीं करना, क्योंकि मेरा वीडियो का मकसद है संक्षिप्त जानकारी देना, उससे थोड़ी मोड़ी जानकारी आपको रहनी चाहिए। दैट्स सफिशिएंट फॉर यू। इफ यू वांट टू नो अबाउट मोर डिटेल इन एनी वन टॉपिक, आई वुड एक्सप्लेन मोस्टली इन डिटेल, बट इन अनदर वीडियो। प्लीज टेल मी in comment section how much or how lengthy video you like to upload it. Okay, next question, दबाव समूह से। भारत में जो दबाव समूह की जो भूमिका है उसके बारे में आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। दबाव समूह हित समूह ही कहलाते हैं। क्या ये दबाव समूह राजनीतिक समूह जैसे ही होते हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टी और दबाव समूह में कुछ खास अंतर होता है? इससे एक प्रश्न मैं बनाता हूं कि दबाव समूह अपने प्रत्याशियों के माध्यम से राजनीतिक चुनाव में अपने भागीदारी को स्पष्ट करते हैं। दूसरा, दबाव समूह लॉबिंग मतलब एक तरह से इकट्ठा होकर अपना किसी खास विचारधारा को प्रस्तुत करने का तरीका होता है, नीतियों को प्रभावित करना।
तो दबाव समूह के बारे में मैं अब कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दबाव समूह जो होते हैं, जिसको हम लोग हित समूह भी कहते हैं, किसी खास वर्ग के लोगों की इच्छाओं को प्रकट करना, उनकी संवेदनाओं, उनकी जो वेदना है, उनके जो विचार है, उनके जो मत है, उनकी जो मांग है, वो सरकार के सामने प्रस्तुत कैसे किया जाए, कैसे लॉबिंग बना के, इकट्ठा होके, समूह बना के, कैसे सरकार को उसकी नीतियों को, उसके आने वाले चुनाव में प्रभाव करने वाले विचारों को प्रभावित करने के लिए बनाई जाती है। तो दबाव समूह राजनीतिक दलों से थोड़ा सा अलग होते हैं, क्योंकि ये ना तो चुनाव लड़ते हैं और ना ही राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की होड़ मचाते हैं। ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, क्योंकि कंसेप्ट कुछ अलग ही होता है। वे विशिष्ट कार्यक्रमों और मुद्दों से जुड़े होते हैं, उनकी गतिविधियां सरकार को प्रभावित करती है और अपने सदस्यों के हितों के संरक्षण और उसका संवर्धन करने तक ही सीमित होती है, ऐसा माना जाता है। दबाव समूह सरकार की नीति निर्माण और नीति के कार्यान्वयन को लॉबिंग, पत्राचार, प्रचार प्रसार, याचिका, सार्वजनिक बहस, विधायकों के साथ संपर्क स्थापित करके और अलग अलग तरीकों से एक तरह से उनको प्रभावित करने की कोशिश करती है। हालांकि कभी कभी वे हिंसा जैसे अनुचित अवैध तरीकों का भी सहारा ले लेते हैं। जैसे आपको पता होगा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो नक्सलवाद की जो समस्या रही है, ये भी एक प्रकार का लॉबिंग कंसेप्ट है। ये भी एक प्रकार के दबाव समूह जैसा चरित्र दिखाते हैं। वो सोचते हैं कि सरकार का जो रवैया है वो गरीब लोगों के प्रति कुछ खास नहीं है, हमें सरकार की कोई जरूरत नहीं है, राज्य की कोई भूमिका ही नहीं है उनके दृष्टिकोण में, क्योंकि राज्य जो है केवल बड़े पूंजीपतियों लोगों के लिए बना है, जैसा मार्क्स ने कल्पना किया था। उसी तरह कुछ खास प्रकार के जो दबाव समूह होते हैं, वो अपने सरकार के साथ नीतियां बनाने के साथ तालमेल बनाने में बहुत विफल रहे हैं और वे हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल हो गए हैं। और वे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिससे आपको नक्सलवाड़ी की घटनाओं से जुड़े होंगे या संबंधित घटनाओं से अगर परिचित होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी एक प्रकार का दबाव समूह था। ओके, दबाव समूह के बारे में कंसेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल है कैबिनेट सचिवालय से। कैबिनेट सचिवालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, क्या आपको लगता है कि कैबिनेट सचिवालय के बारे में जानकारी थी? अगर नहीं थी तो सुनिए। यह सीधे संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्या कैबिनेट सचिवालय सीधे संसदीय मंत्रालय के तहत काम करता है? कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। यह मंत्रालय या विभागों के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपको पता चल चुका होगा कि पहला स्टेटमेंट जो मैंने बताया कि यह संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कैबिनेट सचिवालय डायरेक्ट पीएम यानी प्रधानमंत्री के कार्यालय के अधीन काम करता है। सुनिए, कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है, पहला बात है। सचिवालय का प्रशासनिक जो प्रमुख होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। और आपको पता होगा, कैबिनेट सचिव बनने के लिए आपको आईएएस जैसे बड़े पोस्ट में आना होगा, उसके बाद लगातार आपका प्रमोशन होता जाएगा, तब आप जगह हो सकते हैं कि आपको मौका मिले कैबिनेट सचिव बनने का। और कैबिनेट सचिव बन गए, उसमें से एक कोई प्रमुख बनता है, वो उस सचिवालय का प्रमुख होता है। तो एक तरह से कैबिनेट सचिव बन जाइए, सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष हो जाएगा वो ऑटोमेटिक। जो भी कैबिनेट सचिव का प्रमुख होगा वो ऑटोमेटिक सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। भारत सरकार व्यवसाय आवंटन नियम 1961 के तहत कैबिनेट सचिवालय को आवंटित कार्यों में, जैसे कि मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समितियों को सचिव सहायता देना, बहुत से मतलब हार्ड बिल्स होते हैं जो वो कठिन शब्दों में लिखे होते हैं और गूढ़ रहस्य होते हैं। उसमें भारत सरकार की जो विभिन्न नीतियां होती हैं, जो दस्तावेज होते हैं, विदेशी संबंध होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, उसमें किस प्रकार से अपना रवैया हो, राजनीतिक मुद्दों को किस तरह से सुलझाया जाए, कैसे विपक्ष और पक्ष के बीच एक मजबूत नियंत्रण स्थापित की जा सके, इसका कार्य संचालन करना, विभिन्न विभागों के बीच एक आपसी तालमेल बनाना, विभागों के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करना, सचिवालय अंतरण मंत्रालय समन्वय सुनिश्चित करना, विभागों के बीच जो मतभेद है उसको दूर करना, और ढेर सारी मतलब समितियां इसके लिए मदद करती है। ओके, दैट्स सफिशिएंट फॉर कैबिनेट सचिवालय। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी आप समाचार में सुन रहे होंगे अनुच्छेद 310 और अनुच्छेद 311। तो क्या आपको पता है कि अनुच्छेद 310 और 311 किससे जुड़ा हुआ है? सोचिए, 310 आर्टिकल और 311 आर्टिकल किससे जुड़ा हुआ? हाल ही में चर्चा में था और मैं विभिन्न घटनाक्रम का जो जिक्र कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, वो आसपास की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। और हालांकि ये स्टैटिक्स प्रश्न है, लेकिन ये बता रहा है कि ये वर्तमान में जुड़ा हुआ है। तो 310 और 311 या सिविल जितने भी प्रशासनिक पदों पर बैठे, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, उससे संबंधित से जुड़ा हुआ है। उसके पदों को सुरक्षा के लिए जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार से उसका ट्रांसफर होता है, किस प्रकार से उसकी पदमुक्ति होती है, उसको मतलब उसके पद से हटाया जाता है, ये सब से जुड़ा हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं। अनुच्छेद 310 संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति
जो रक्षा सेवा में हो या संघ की सिविल सेवा में हो या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य हो अथवा रक्षा से संबंधित कोई भी पद या संघ के अधीन कोई भी सिविल पद धारण करता हो, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात राष्ट्रपति के प्लेजर पर डिपेंडेंट है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य होता है या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है तो वो उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है, पद धारण करता है। अनुच्छेद 310 के बारे में मैंने बताया कि अगर आप केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे अलग है, केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और राज्य स्तर पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पे वो लोग होते हैं, पद धारण करते हैं। 311 किसी भी व्यक्ति को संघ की सिविल सेवा हो, कोई भी व्यक्ति जो संघ का सिविल सेवा हो या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य हो अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई भी सिविल सेवा का पद धारण करता है तो उसकी नियुक्ति करने वाले पदाधिकारी के जो नीचे अधिकारी या पदाधिकारी होते हैं उसके द्वारा उसको हटाया नहीं जा सकता है, अर्थात उसे पद से मुक्त नहीं किया सकता है। मतलब एक प्रकार से उसकी पद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए ये 300 आर्टिकल 11 जोड़ा गया है, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई भी मंत्री जब मनता है अपने कार्यों को अगर मतलब गलत तरीके से करवाने या सिविल सेवक के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश करता है। आपको पता हो कि राजनीति और प्रशासनिक विभागों के बीच किस तरह से जो घोलमेल होता है वो किस तरह से आपस में एक तरह से लगातार एक विवाद का विषय बन चुका है आजकल। राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का प्रशासनीकरण, ये जो लगातार हो रहा है। प्रशासन के लोग राजनीति में, राजनीति के लोग प्रशासन में तो नहीं आते हैं, लेकिन राजनीति के लोग जो प्रशासन में प्रवेश कर रहे हैं, आखिर उनके भी जो तालमेल है, जो कॉकटेल बना हुआ है, हमारे सिविल सेवक पदों को कहीं ना कहीं उसकी गरिमा को, उसकी स्वायत्तता को एक तरह से एक तरह से कलंकित कर रहा है। तो इस पद को आखिर कलंकित होने से बचाया जाए, एक दबाव, एक मनोवैज्ञानिक दबाव ना हो कि कोई भी विधायक आके किसी भी डीसी या किसी भी आईपीएस पदाधिकारी को जब अपने अनुसार काम करवाने लगे, जो कि अवैध है, जो संविधान के उल्लंघन करता हो, लेकिन दबाव दे, तो इस दबाव से बचाने के लिए, उसकी पद की सुरक्षा के लिए आर्टिकल 311 जोड़ा गया है। ओके, थैंक यू। अगला सुनिए, ये जो है ये मीडिया चुनाव और राजनीतिक अधिकारों के संबंध में, क्या मीडिया चुनाव और राजनीतिक अधिकारों से कैसे एक मामला जुड़ा हुआ। देखिए, मतदान की जो वास्तविक गणना के दौरान, जब वास्तविक गणना होती है उस दौरान मतदान प्रक्रिया और मतदान को कवर करने के लिए मतदान केंद्र में प्रवेश करने का जो मीडिया कर्मी होते हैं उनको विशेष पास मिलता है। ये बिल्कुल सही है या गलत है? क्या विशेष प्रकार के जो पत्रकार होते हैं उनको मीडिया, जिसको मीडिया कर्मी बोलते हैं, वो जब मतदान की वास्तविक गणना होती है या जब मतदान होता है तो उनको कवर करने का उनको विशेष छूट होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। दूसरा, सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनाव के दौरान एक निश्चित अवधि के लिए अपने प्रचार प्रसार अभियान के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मुफ्त पहुंच होती है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी राष्ट्रीय और राजनीतिक दल के पंजीकृत और जो मान्यता प्राप्त है उनको निश्चित रूप से मुफ्त टीवी, टेलीविजन, प्रचार प्रसार पत्र का माध्यम तो मिलता ही है। इतने प्रचार प्रसार, इतनी रैलियां होती है, उनका प्रचार प्रसार तो आप देखते ही रहते हैं। तो कुछ सुन लीजिए। मतदान समाप्त होने के बाद, जैसे मतदान समाप्त हुआ और निर्वाचन आयोग द्वारा जो नियुक्त किए गए रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, पर्यवेक्षक होता है, ऑब्जर्वर होता है, उसकी देखरेख में वोटों की गिनती होती है। चुनावी प्रक्रिया में अधिक से अधिक पारदर्शिता आए, मीडिया को चुनाव कवर करने के लिए वोटों की वास्तविक गिनती के दौरान भी सुविधाएं प्रदान की जाती है, ताकि मीडिया कर्मी ध्यान दे। ऐसा ना हो कि सत्ताधारी पद अपने बल के आधार पर वोटों की हेरफेर कर दे। तो उसको एक तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो मतदान होता हो वो ठीक है, गणना के समय भी फ्री और फेयर इलेक्शन हो, फ्री और फेयर काउंटिंग भी हो, उसके लिए मीडिया कर्मी को भेज दिया था, जाइए निष्पक्ष होकर अपना प्रचार प्रसार की टीवी में प्रसारित कीजिए, लोगों को बताइए। ऐसा नहीं है कि सत्ताधारी पार्टी के ही सब कोई है। और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनाव के दौरान अपने प्रचार प्रसार अभियान के लिए व्यापक पैमाने पर राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन तक मुफ्त पहुंच प्राप्त होती है। तो देखिए, मैंने 5 टॉपिक पर स्पेशली चर्चा किया। आप 5 टॉपिक पर एक नजर दौड़ाइए, आपको पता चलेगा कि मैंने जनहित याचिका EIL के कंसेप्ट में थोड़ी सी जिक्र की कि किस प्रकार से जनहित याचिका न्याय व्यवस्था में सुचारू मदद करने के लिए, निष्पक्ष न्याय व्यवस्था में एक तरह से सुंदर और सुव्यवस्थित तरीके से न्याय हो। कहते हैं ना कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए, और न्याय सुलभ होना चाहिए, घर तक होना चाहिए, सस्ते में होना चाहिए। इसके लिए PIL कंसेप्ट लाया गया।
दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि दबाव समूह किस प्रकार से राजनीतिक समूह से अलग है। दबाव समूह और राजनीतिक समूह दोनों में अंतर जान लीजिए, दोनों के बीच डिफरेंस जानने से आपको पता चल जाएगा। तीसरा मैंने आपको बताया कि कैबिनेट सचिवालय के जो प्रमुख होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, कैबिनेट सचिवालय का काम क्या होता है, कैबिनेट सचिव के प्रमुख कौन होते हैं। और फाइनली मैंने आपको चौथा बताया कि कभी कभी समाचार पत्रों में आपने आर्टिकल 310 और 311 के बारे में सुना होगा, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। और फाइनली मीडिया कर्मी और अन्य लोगों को जो विशेष सुविधा मिलती है चुनाव के दौरान और मतदान की गणना के समय, उसके बारे में बताया। तो इस वीडियो में मैंने 5 टॉपिक पर छोटी छोटी संक्षिप्त जानकारी दी। आप इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।